अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक बायोलॉजी 101 कोर्स के लेक्चर नंबर 12, 13 और 14। और बेसिकली ये मेंडल के लॉज हैं और लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे कि मेंडल ने जो पी का प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था वो उसने क्यों यूज किया था। क्यों हम पिछले लेक्चर में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिटेल है और ये कि उसने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट कराए। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू है, उसके बाद मेंडल के लॉज हैं। पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है। सो मैं रीडिंग नहीं करूंगी, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। फिर भी आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मेंडल सब्जेक्ट, यानी मेंडल ने जो चीज यूज की थी वो क्या है। तो मेंडल ने यूज किया था सिंपल जो गार्डन पी का प्लांट है वो। और रीजनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी रीजन थी कि वो इजीली कल्टीवेट हो जाते हैं, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है कल्टीवेशन का वो बहुत शॉर्ट है। उनके पास 7 डिफरेंट जो है वो डिस्टिंक्ट ट्रेड्स हैं जिसको वो इजीली स्टडी कर सकता था। फिर उनमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थी कैटेगरी वो ये थी कि इन प्लांट्स की सेल्फ पोलिनेशन भी होती है और क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का क्या इसमें है डिफरेंस, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये पिक्चर आप अगर आप गौर से देखें तो आप ये एक फ्लावर है पी का। तो इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स उसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। तो उन्होंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये जो है ये ओवरी है, ये इसका जो है वो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है और ये इसके स्टेमन्स हैं जो कि मेल का सेक्स ऑर्गन है। अब ये जो है वो एंथर है जिस पर टिप्स पर आके जो है वो मतलब स्टेमन है जहाँ पे पोलन जो है प्रोड्यूस होते हैं और ये स्टिग्मा है। अब ये ओवरी का पार्ट है। अब यहाँ पर आकर जो है वो पोलन ने लैंड करना है और वो पोलन जब लैंड करेंगे तो वो ओवरी के साथ मिलेंगे और फिर जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो जो नॉर्मली है पी प्लांट उसमें ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होती है कि उसी प्लांट जो आपके पास फ्लावर है सेम प्लांट का उसी के एंथर्स जो हैं वो उड़े और वो जो है वो उसी के जाके स्टिग्मा के ऊपर उसी प्लांट पे बैठ गए और उनकी फिर पोलिनेशन हो गई। तो इस तरह से नए जो हैं वो प्लांट निकलते जाते हैं। तो वो जो जितने भी उसके आगे से सीड्स होंगे उनमें सेम करेक्टरिस्टिक होगी। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन कैसे की जा सकती है? अगर हम बाय पर्पस किसी और प्लांट के ये जो स्टेमन्स हैं, ये जो इनके एंथर्स हैं स्टेमन्स के टिप्स पर, इनको रिमूव करें और रिमूव करके ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर डाल दें किसी दूसरे प्लांट के। तो इस तरह से क्या होगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब उसमें क्या है कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 डिफरेंट ट्रेट वाले मतलब एक ट्रेट उसने एक लिया लेकिन 2 डिफरेंट प्लांट्स लिए। क्या? फॉर एग्जाम्पल उसने कलर को चेक करना था। उसने देखा कि जो पी प्लांट है उसमें एक जो प्लांट है उसके सीड येलो कलर के हैं और जो दूसरा प्लांट है उसके सीड जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। अब उसने उन दोनों को उसने क्या लिया कि येलो वाला जो था उसके उसने कलेक्ट कर लिए एंथर्स और उसको जाकर उसने जो स्टिग्मा था दूसरे प्लांट का जो ग्रीन वाला उसके ऊपर डाल दिया। अब इससे क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हो गई। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट बनेगा वो एक हाइब्रिड होगा। अब ये टर्म्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिड क्या होता है और ये मतलब मोनो हाइब्रिड क्या चीज है। अब हम मेंडल का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि वो ऐसा करना क्यों चाह रहा था। वो देखना ये चाह रहा था, उसकी ये सोच थी कि जब हम पहली नस्ल उसकी चलती है, अब इस तरह से हमने करवाया, जब ये क्रॉस होता है तो इस क्रॉस के नतीजे में जो डोमिनेंट रेट होता है ना वो अपीयर होता है। अब जैसे उसने एक कलर पकड़ा था, उसने कहा जी कलर है, येलो है और ग्रीन है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन में सीड थे वो सारे के सारे येलो थे, तो ग्रीन कलर कहाँ गया? अब ये उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई थी। फिर उसने नेक्स्ट स्टेप में
ये जो प्लांट्स थे जो हाइब्रिड बने थे, यानी जिनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों डिफरेंट थे, उसने उनकी फिर आगे से फर्टिलाइजेशन करा के देखा कि वो आखिर गायब कहाँ से हो गए। तो वो जो उसने आगे से स्टडी की थी वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बुनियाद बना। तो अब हम देखेंगे कि उसको डिटेल में जाने से पहले कि मेंडल ने ये जो काम था वो किया कैसे था। तो इसके बाद नीचे मेंडल की टेक्निक बताई है। मेंडल ने क्या किया, एक पेंट का ब्रश लिया और उसको उसने एंथर जो थे उनके ऊपर रब किया। यानी एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया जिसके सीड येलो हैं, उसके एंथर के ऊपर उसने पेंट ब्रश को रब किया। अब रब करने से क्या हुआ कि जो उसके ऊपर लगे हुए थे स्पोर्स, वो उसके ऊपर लग गए हैं पेंट ब्रश पे। अब वो पेंट ब्रश लेके उसने क्या किया, उसको डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी जो दूसरा फ्लावर था उसके फीमेल पार्ट के ऊपर उसने डाल दिया। अब इस तरह से जो सीड बने थे वो नेक्स्ट जनरेशन इस तरह से जो बनी, उसके अंदर टू टाइप्स के फ्लावर्स के दौरान उसने दरमियान में उसने ये एक्सपेरिमेंट करवाया। सभी मैंने आपको पर एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन उसने 7 डिफरेंट ट्रेड स्टडी किए थे। उससे सिर्फ ये कलर नहीं किया। आपकी बुक में चाहे एग्जाम्पल एक की दी हो या दो की दी हो, लेकिन उसने 7 डिफरेंट ट्रेड स्टडी किए। जैसे एक उसने येलो कलर और ग्रीन कलर का किया, ये कलर पे था। फिर उसने सीड शेप पर किया कि रिंकल्ड है और राउंड है। फिर उसने पोड जो है, पोड जो है वो एक येलो कलर की है या ग्रीन कलर की है, एक जो है वो पिच की हुई है और एक सीधी है। फ्लावर जो है एक का येलो, सॉरी वाइट कलर है और एक का पर्पल कलर है। इस तरह से डिफरेंट 7 ट्रेड्स थे जो उसने स्टडी किए थे। लेकिन अगर वो वन ट्रेड एट अ टाइम स्टडी कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि जैसे उसने सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट ऐसा लिया है जिस मतलब दो प्लांट ऐसे लिए जिसकी बाकी सारी चीजें सेम है। फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर जो फ्लावर हैं वो सब सारे मतलब दोनों के फ्लावर्स पर्पल हैं, दोनों की जो पोड है वो ग्रीन कलर की सही शेप वाली है। ठीक है, आ जाके जो मतलब दोनों के जो सीड है वो राउंड है, सिर्फ डिफरेंस क्या है उनके कलर का। तो ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। और अगर उसने एक से ज्यादा ट्रेट या सर दो ट्रेट उसने एट अ टाइम स्टडी की है, उसने एक प्लांट लिया जिसका सीड राउंड येलो था और दूसरा लिया जिसका सीड रिंकल्ड ग्रीन था, तो ये जो क्रॉस होगा इसको हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह अगर उसने 3 डिफरेंट एट अ टाइम स्टडी किया तो वो ट्राई हाइब्रिड बन जाएगा, इस तरह टेट्रा हाइब्रिड। तो इस मतलब मेंडल ने इस तरह से डिफरेंट स्टडी की थी। अब इसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस अभी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है, तो वही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। इज द हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस जीनोटाइप which result in the opposite phenotype for a certain genetic trait, यानी एक जेनेटिक ट्रेट है। ये आपने चीज जहन में रखनी है कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर सिर्फ एक ट्रेट स्टडी कर रहे हैं और वो दो जो होमोजाइगस जीनोटाइप्स हैं जिनमें एक डिफरेंस है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि क्रॉस बिटवीन टू मोनो हाइब्रिड ट्रेट। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, एक ही ट्रेट एट अ टाइम स्टडी हो रहा है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब यहाँ पे हमने कहा कि आपको सिर्फ एक जो जीन है ना उसकी पता चलती है और उसको हम पुनेट स्क्वायर से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी बुक के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डायग्राम दी हुई है ये थोड़ी सी ब्लर है, तो वैसे आप यहाँ से इसको समझें, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए नेट से डायग्राम लिया है, तो वो मैं आपको वहां से समझाऊंगी। वैसे हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी देख लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। और बेसिकली ये है कि हाँ, आपको जहन में ये चीज होनी चाहिए कि जब भी कोई भी सेकंड जनरेशन पैदा होती है, सॉरी सेकंड जनरेशन की बात नहीं करेंगे हम, ऑफस्प्रिंग कोई भी पैदा होता है तो अब उसके पेरेंट होते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों के भी एक फादर है और एक मदर है आप। तो अब आपके पास, आप लोगों को पता होगा कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उन 46 क्रोमोसोम में जो आपके ऑटोसोम्स है ना वो 22 हैं जो कि डुप्लेट फॉर्म में, यानी 44 वो बनते हैं। और उसके बाद आपके पास अगर आप गर्ल हैं तो आपके पास 2 एक्स क्रोमोसोम, और अगर बॉय हैं तो एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है। यानी आपका हर एक क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है, सारे ऑटोसोम्स पेयर की फॉर्म में।
सिर्फ मेल के अंदर एक्स के साथ वाई है, दो एक्स नहीं है, फीमेल के पास दो एक्स होते हैं। तो आपके पास ये जो पेयर है ये कैसे है? तो बेसिकली होता ये है कि मदर से एक क्रोमोसोम आता है और एक फादर से आता है, और वो दोनों मिलके फिर आपका पेयर बन जाता है। अब जो आगे, अगर हम एक सिंगल जीन को स्टडी करें तो वो ये है कि वो चूज कैसे होती है। अब कोई आपके पास आपके आपकी फैमिली के अंदर किसी चीज का डिफरेंस है, लाइक बाज दफा होता है बहन भाइयों में, आई कलर को ले लेते हैं कि किसी की आई जो है आपके बहन भाइयों में से उसका कलर ब्लू है, ठीक है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी की आई ब्लू नहीं है। तो वो ये होगा कि पीछे से किसी आपके जनरेशन में किसी की आईज ब्लू होंगी, तो वो इस तरह वो पहले इफेक्ट मास्क हो गया था, लेकिन बाद में उस बच्चे में आके शो हो गया। नहीं, कहीं पर डीपर वो पड़ा जरूर हुआ था, उसकी जीन प्रेजेंट थी, लेकिन वो रिसेसिव थी इसलिए वो छुपी हुई थी। तो अब ये है कि बच्चे में जाने के लिए कौन सी जीन सिलेक्ट होगी, ये एक रैंडम चांस होता है। पक्का नहीं होता कि जी यही वाली इसमें जानी है, यही वाली इसमें जानी। हाँ, फादर जो है उसके पास एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, तो उसने अपनी डॉटर को एक्स क्रोमोसोम वही वाला देना है जो उसके पास है। तो अगर फादर के अंदर कोई एक्स में मसला है या एक्स की वजह से कोई ट्रेट है, वो उसकी डॉटर में आएगा ही आएगा। या अगर उसके वाई में कोई ट्रेट है तो उसके सन में वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके पास वही एक वाई है देने के लिए। लेकिन ऑटोसोम्स में ये केस डिफरेंट होता है। तो मेंडल ने ये चीज बताई, उसने कहा कि मेंडल के हर एक जो अलील है उसकी दो कॉपी होती हैं, और उनकी मतलब रैंडमली चूजन होती है एक कॉपी, जो एक फादर से आती है और एक मदर से आती है। इस तरह हर एक जो बच्चा है उसके लिए रैंडमली चूजन कॉपी वहां पर प्रेजेंट होती है, और इक्वल चांस है हर एक बच्चे के लिए कि वो वाली आ जाए उसके अंदर। जैसे अब ये प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो अब दो जीन उसको मतलब दो अलील कंट्रोल कर रहे हैं कलर को, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है। अब जो कैपिटल टी है, अब वो वाला जो कैपिटल टी है यहाँ पर ये डोमिनेंट है, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। अब कोई फादर है, मतलब हम प्लांट की अगर बात करें या किसी हम कोई भी हम एक एलील की बात कर रहे हैं, अब उसने अपने बच्चे के लिए जो स्पर्म बनना है ना, आप लोगों को पता है कि ये जो होते हैं आपके पास ये स्पर्म्स या ओवरीज के जो सेल्स होते हैं, ये आप मियोसिस के थ्रू हाफ नंबर में आते हैं, ये 2n नहीं 1n होते हैं। तो कैपिटल टी जाएगा उसमें या स्मॉल टी जाएगा, ये रैंडम चांस है, ठीक है, हर एक के लिए रैंडम है। तो उसने ये बात बताई क्योंकि कहा अगर पेरेंट के पास दो अलील हैं तो उसके पास 50% चांस है कि उसने वो पास करना है। ये 0.5 प्रोबेबिलिटी से लिखा हुआ है, आपको पता है 1 जो है वो 100% होता है, तो 0.5 50% होगा, यानी 50% चांस है कि वो अलील ऑफस्प्रिंग को जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पर चीज लिख दिया, उन्होंने कहा लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, या आगे से एक्स और वाई का है और कोई फर्क नहीं है। अब हम देखते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट को। ओके, मेंडल के दो लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहले हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखते हैं। अब ये जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसके अंदर कलर को स्टडी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने एक मिस्टेक की हुई है, आप इसको राउंड ही समझें। ये जो ग्रीन कलर है ये सिर्फ कलर स्टडी हो रहा है, ठीक है। ये इन्होंने वैसे ही इसको शेप को थोड़ा रिंकल बना दिया, हम एक ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो पहली जनरेशन है उसके अंदर ट्रू ब्रीडर है। पिछले लेक्चर अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रू ब्रीडर क्या होता है। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या है, जिसके अंदर आपको सदियों से वो सेम ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके उसकी जो जीनोटाइप है ना वो सेम, मतलब इस तरह से होगी कि दोनों उसके जो अलील हैं वो सेम है। तो आपके पास पहली जो जनरेशन है, जो पेरेंट है, जो एक सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट लिया उसके पास दो कैपिटल वाई हैं, और दूसरा आपने सेल्फ पोलिनेटेड जो प्लांट लिया है उसके पास कैपिटल स्मॉल वाई है दोनों। अब ये कलर को स्टडी हो रहा है, येलो जो है ना डोमिनेंट है, इस वजह से वाई को यूज किया गया यहाँ पर।
अब क्या, जब उसने पहला ट्रेड करवाया, अब यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है कि जैसे अब वो केस है कि जी दोनों जब अलील एक जैसे हैं कि तो सारे के सारे जो उनके बनेंगे, मतलब इधर से स्पर्म्स बनेंगे और इधर से जो एग्स बनेंगे, उनके अंदर सेम ही टाइप होगी ना, मतलब 2n है लेकिन दोनों क्योंकि एक जैसे थे। अब ये जो गैमीट्स बने हैं ये सारे के सारे सेम है। अब ये गैमीट जब आपस में मिलेंगे तो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं उनकी फिनो जीनोटाइप जो है वो सेम होगी। वो क्या है, मतलब ये वाला कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ मिल गया, ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन में उसने क्या देखा कि उसने मेटिंग करवाई येलो सीड्स की ग्रीन सीड्स के साथ, और उसके पास F1 जनरेशन में सिर्फ येलो सीड आए, ग्रीन कलर गायब हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो जनरेशन है ये F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाई। अब आप देखें कि आपको ये जो पेरेंट प्लांट है और ये जो F1 जनरेशन वाला प्लांट है बजाहिर बिल्कुल सेम होंगे, यानी उनकी जो फिनोटाइप है वो सेम है, लेकिन जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट है क्योंकि इसकी मेटिंग इसके साथ हुई है तो इसके अंदर ये स्मॉल वाई आ गया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने ये जो F1 जनरेशन में उसको मिले थे प्लांट्स उनकी सेल्फ पोलिनेशन होने दी। अब सेल्फ पोलिनेशन जब हुई तो अब आप देखें अब दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक में कैपिटल वाई जाएगा और एक में स्मॉल वाई जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नीचे डायग्राम बनी है उसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग है, यानी चांसेस क्या है कि ये जो कैपिटल वाई है इस कैपिटल वाई के साथ मिले, ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ मिला। अब ये आप देखें कि ये जो है ना ये फादर के हैं और ये मदर के हैं। अब इनका इक्वल चांस है इसके साथ जाने का या इसके साथ जाने का, यानी 50% चांस है इसका कि इसके साथ मिले या इसके साथ मिले। तो इस तरह से पुनेट स्क्वायर में जो बनाया उसने देखा कि आपको क्या मिलता है, आपको 3:1 मिली फिनोटाइप में, लेकिन अगर आप जीनोटाइप देखें 1:2:1, यानी आपके पास 25% जो हैं वो ट्रू ब्रीडर होंगे येलो कलर के लिए, 25% ट्रू ब्रीडर होंगे ग्रीन कलर के लिए, और 50% जो आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे, मोनो हाइब्रिड्स आएंगे। तो इस तरह उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको पता चला कि जो ऑफस्प्रिंग है उनमें 25% ग्रीन सीड वाले प्लांट भी निकले। तो इससे उसने ये चीज बताई कि कोई भी इफेक्ट मास्क नहीं होता बल्कि आफ्टर जनरेशन निकल जाता है, नजर आ जाता है, और हर एक अलील जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है और उसके पास इक्वल चांस होता है कि वो जिस मर्जी गैमीट के साथ मिले। ये बहुत बड़ी आउटब्रेक थी। अगर आप आजकल के अपने लाइफ में पाकिस्तान में डिजीजेस देखें तो थैलेसीमिया है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। आप देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर वो डिजीज होती है। तो वो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू ही है ना कि वो उनके अंदर हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट थी, यानी वो मोनोहाइब्रिड्स थे, उनके पास एक डोमिनेंट एलील थी और एक रिसेसिव थी, और बच्चे में ये जो 25% चांस है या 1:4 भी इसको कहते हैं वो चांस था, तो वो उनके बच्चे में आ गया। लेकिन ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये आप मेंडल ने तो बहुत ज्यादा सीड्स उसने बैठ के काउंट किया और उसने ये अप्रोक्सीमेट रेशियो निकाल ली, लेकिन हम ये अज्यूम करें कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हैं या हेट्रोजाइगस है, तो जो उनके बच्चे हैं अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी 4 बच्चे होंगे तो उनमें से एक ही अफेक्टेड होगा, ऐसी बात नहीं है। हर एक बच्चे के लिए अलग चांस होगा, यानी हर कंसीविंग पे 25% चांस है कि उनका बच्चा अफेक्टेड हो। बाज जो है, क्योंकि मेरी अपनी जो स्टडी है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे है मेरी रिसर्च, तो हमने ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं कि उनके अंदर जैसे किसी के 7 बच्चे थे तो उनमें से 4 अफेक्टेड हैं। ठीक है, कई ऐसे भी हैं कि उनके 5 बच्चे हैं सिर्फ एक अफेक्टेड है, या 4 बच्चे हैं तो 3 अफेक्टेड हैं, क्योंकि हर एक जो है उसके ऊपर दोबारा से वो 25% वाला चांस लगता है। अब मेंडल ने यहाँ पर तो एक ट्रेट स्टडी किया। अब मेंडल ने क्या किया उसके बाद उसने देखा कि क्या ये जो अलील है एक दूसरे पे भी इफेक्ट करती हैं। तो उसके लिए उसने 2 ट्रेट एट अ टाइम स्टडी किए, तो वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब उसने क्या किया, उसने एक सीड लिया
जो कलर भी येलो है उसका और है भी राउंड, और उसका उसने किसके साथ क्रॉस करवाया? जो रिंकल है और ग्रीन है। अब रिंकल जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, येलो का तो आपने पीछे भी देख लिया, वो रिसेसिव ट्रेट है, राउंड डोमिनेंट ट्रेट है। अब उसने जब इनका आपस में क्रॉस करवाया, वो बेसिकली देखना ये चाह रहा था, क्या राउंड हमेशा उसके येलो के साथ ही आएगा, या फिर राउंड ग्रीन भी हो सकता है, या रिंकल्ड हमेशा ग्रीन ही होगा, या रिंकल्ड येलो भी हो सकता है। तो यानी दो ट्रेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, ये उसने स्टडी की थी, तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो अब इसमें भी उसने पहले दो ट्रू ब्रीडर लिए। एक उसने लिया जिसमें, अभी आपने ये चीज दोबारा से जहन में रखनी है कि इनमें सिर्फ ये दो डिफरेंस है ट्रेड, बाकी सारे ट्रेड सिमिलर हैं, यानी उनका जो प्लांट का साइज है, उनके फ्लावर का कलर है, उनकी पोड की शेप है या पोड का कलर है, वो वही है। सिर्फ ये दो डिफरेंस है उनके अंदर। अब उसने इन दोनों का जब आपस में क्रॉस कराया, तो पहली जनरेशन में उसको सारे के सारे जो सीड थे वो मिले राउंड येलो। क्यों? क्योंकि रिंकल भी रिसेसिव था और ग्रीन भी रिसेसिव था, तो दोनों मास्क हो गए। अब पहले में तो आपको पता है ना, इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई गैमिट बना, और इसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई गैमिट बना, तो दो गैमिट्स बिल्कुल सबके सेम थे। तो फिर वो आपस में मिलने से एक ही तरह के प्लांट में मिल गए। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इनमें फोर टाइप्स, अब देख रहे हैं फोर टाइप्स के गैमेट्स बने हैं। अब एक होगा जिसके अंदर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आया, एक में कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आया, एक में स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और एक में दोनों रिसेसिव आर। तो ये बेसिकली वही आप रेशो देख रहे हैं जो आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखी, बिल्कुल उसी तरह से है ये। ठीक है। अब ये जो है, अब ये चार जो गैमिट मेल के बने, इसी तरह चार फीमेल के बने। अब उनको उसने आपस में देखो, इसका जो है वो 25% चांस है इसके साथ मिले, 25% है इसके साथ, 25 इसके साथ, 25 इसके साथ, इस तरह से इनकी चार 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 बनी। अब एंड पे उसको क्या मिला, ये इंटरेस्टिंग चीज है। उसने देखा कि मुझे 9 जो है, मतलब ये टोटल अगर 16 है, तो उनमें से 9 उसको मिले राउंड येलो, 3 उसको मिले रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन, और 1 उसको रिंकल्ड ग्रीन मिला। यानी उसने आउटब्रेक ये देखी कि ये जो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये जो तीन तीन आपको नजर आ रहे हैं, ये पेरेंट में थे ही नहीं। यानी ये एक नया उसने डिफरेंट टाइप का प्लांट जो कि पेरेंट में थी नहीं, वो चीज उसने निकाली। तो इस चीज से उसने प्रूव किया कि जो दो डिफरेंट हैं ट्रेड्स, वो एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं। लेकिन आगे लिंकेज एनालिसिस जो है उसने इस चीज को भी डिफाई कर दिया, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। कि बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, तो वो ट्रेट हमेशा इकट्ठे ही सेग्रीगेट करते हैं, वो अलग नहीं होते। लेकिन मेंडल के पास लकीली जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके पास इस तरह के कोई रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसका ये जो लॉ है, मोस्टली वैसे ये मोस्टली ट्रेड पे ये अप्लाई होता है। वो क्या है कि दो डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं। अब ये जो आप लोगों के शॉर्ट नोट्स हैं, उन पर ये आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसकी तो ये इस तरह से डायग्राम दी हुई है। लेकिन जो है आपके पास लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की दी हुई है, पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की नहीं दी हुई। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की भी जो है वो उस तरह से नहीं दी हुई, जैसे कि आ, मतलब समझाने के एतबार से ये इन्होंने एक डिफरेंट टाइप की दी हुई है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये बेसिकली टेस्ट क्रॉस की डायग्राम है। तो वो समझाने के लिए था, अगर आप लोगों को मतलब लगे कि वो एक्स्ट्रा चीज है तो आप बेशक ना करें, लेकिन वो ये है कि उससे आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। ये जो है ये टेस्ट क्रॉस है। अब टेस्ट क्रॉस है क्या है? अभी आप लोगों ने देखा कि होता क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर सारे के सारे जो प्लांट हैं उनमें डोमिनेंट फिनोटाइप शो होती है। हालांकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्रॉस किसके साथ करवाया था उसका,
आप लोगों ने रिसेसिव वाले ट्रेट के साथ कराया, इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस होंगे। ये तो हमारी एक अजम्पशन थी क्योंकि हमने क्रॉस ट्रू ब्रीडर का आपस में कराया। लेकिन अब मेरे जैसा एक आम बंदा है, मुझे नहीं मेरे पास कोई ऐसा मैंने प्लांट देखा, उसके जो सीड हैं वो मेरे पास हैं राउंड येलो कलर के। अब मुझे नहीं पता कि ये हाइब्रिड है या ट्रू ब्रीडर है। अब मैं उसको कैसे चेक करूंगी? तो उसके लिए ये साइंटिस्ट ने टेस्ट क्रॉस निकाला। तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्लांट जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा होता है उसका आप क्रॉस कराएं रिसेसिव फिनोटाइप वाले के साथ। अगर आपके पास रिजल्ट आए 1:1 में, यानी हाफ 50% जो है वो डोमिनेंट ट्रेट शो करें, 50% रिसेसिव ट्रेट शो करें, तो इसका मतलब है कि जो आपका प्लांट है वो हेट्रोजाइगस था। और अगर सारे के सारे जो हैं वो डोमिनेंट ट्रेट शो करें, इसका मतलब वो ट्रू ब्रीडर था। तो ये टेस्ट क्रॉस है। तो ये उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप वो स्टडी करना चाह रहे हैं कि ये जो शेप है इसमें क्या रिंकल्ड वाली भी है। और उन्होंने कैपिटल एस लिख के आगे जगह खाली छोड़ दी क्योंकि फिनोटाइप इनको वो लग रही है, इनको जीनोटाइप नहीं पता। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस किया उसका। अब उन्होंने बताया अगर तो वो ट्रू होता ट्रू ब्रीडर तो उसके सारे गैमिट्स कैपिटल एस वाले बनने थे। और अगर वो हेट्रोजाइगस होता तो एक आपके पास जो गैमिट है वो कैपिटल एस वाला आया और एक स्मॉल एस वाला आया। अब जब उन्होंने इस तरह से, जैसे पुनेट स्क्वायर आपने मैंने आपको पहले समझाया है वैसे ही है कि ये जो है वो आपके पास फीमेल गैमीट है और ये आपके पास मेल गैमीट्स हैं। तो इस तरह से जब वो बनेगा तो आप देखें कि सारों के अंदर डोमिनेंट वाला ट्रेट शो हो रहा है, तो ये इसका मतलब है कि आपका ये ट्रू ब्रीडर था। और अगर ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में होता तो इस 50% आपके पास आने थे रिंकल्ड, और आपके पास यानी रेसेसिव ट्रेट वाले, और 50% आपके पास डोमिनेंट ट्रेट वाले हैं, जैसे इस केस के अंदर राउंड आए हैं। तो ये उन्होंने आपको बताया है कि दे आर देन ऑल प्रोजेनी वुड शो द डोमिनेंट फिनोटाइप। यानी अगर उन्होंने कहा प्लांट जो है अगर वो होमोजाइगस है तो उसका रिजल्ट ये होगा। और अगर प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस है तो उसमें क्या होगा कि हाफ जो है वो रिंगल्ड होंगे और हाफ स्फेरिकल होंगे। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डायग्राम नहीं है। ये मैं आप लोगों को फिर बता दूं, आप लोगों के जो नोट्स हैं उनमें मिस्टेक्स होती हैं, तो आप लोगों ने कुछ चीज आप लोगों ने समझनी हो तो आप गूगल से या किसी और बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्लाइड दिखाई थी, तो ये मैंने नेट से ही डायग्राम ली थी, तो आप नेट से उसको देखें। तो वो जो डायग्राम थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की थी, ये जो डायग्राम यहाँ पर दी हुई है मैंने आपको समझा दिया, ये टेस्ट क्रॉस की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थ्योरी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस की डायग्राम है। ओके, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसमें हम देख लेते हैं। उन्होंने यही बताया है कि ये जो ईच जीन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। जैसे उन्होंने बताया कि जो ग्रीन कलर है वो शेप, मतलब कलर जो है वो शेप के साथ जुड़ा नहीं हुआ, बल्कि उनके अलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे। यानी लाजमी नहीं है कि एक सीड राउंड है तो वो येलो भी होगा, या एक सीड रिंकल है तो वो हमेशा ग्रीन होगा। रिंकल्ड येलो भी हो सकता है और राउंड ग्रीन भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को जो है वो दिखाई थी डायग्राम पावर पॉइंट की स्लाइड पर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इसने जो मेंडल का सेकंड लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें क्या है कि जो अलील की सेपरेशन है वो रिलेटेड नहीं है दूसरे पेयर की अलील्स की सेपरेशन के साथ। तो आप लोगों की बुक में बस इतना सा ही लिखा हुआ है, तो आप लोग इतना सा ही याद कर लें, लेकिन समझने के एतबार से आपके लिए वो समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों को अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।